Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muzaffar Ali and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise are associated with the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in Expert Science College here. So today we are going to learn about the rest of the chapter 3 topics. हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और उसका लेक्चर नंबर 3 तक कर लिया था। लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वो फैक्टर्स पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा एंजाइम क्या होता है, प्रोटीनियस इन नेचर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंजाइम काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, कौन कौन से मोड ऑफ एक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करो तो एंजाइम के ऊपर भी इफेक्ट है, एंजाइम का भी काम बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। तो ट्रिगर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई फैक्टर्स थे, तो वहाँ हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, हीट, पीएच को हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारे पास टॉपिक है वही फैक्टर्स अफेक्टिंग ही चल रहे हैं, कुछ फैक्टर्स रह चुके हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिंध बोर्ड से रिलेटेड है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो नहीं दिए हुए होते हैं हर जगह पर, मतलब हर दूसरे बोर्ड्स के अंदर नहीं दिए हुए होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिंध बोर्ड में नहीं दिए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका ये सिंध बोर्ड से ही रिलेटेड है। तो आपके पास जो किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन के लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कुछ फैक्टर्स जो हमारे पास रह चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो रह चुके हैं वो पढ़ेंगे। एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या होते हैं? एक्टिवेटर मतलब आप समझ लें कि एक्टिवेट करने वाले, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेशन ही नहीं होती जिनकी। सिंपल एक एग्जांपल दे दूं, आपने एक पतीली ली, उसमें अंदर चीनी, पत्ती, दूध, पानी सब डाल के रख दिया, ठीक है। अब आप बोलो चाय बन जाए, तो बेटा ये ऐसे तो नहीं बनेगी ना चाय जब तक आप उसको हीट नहीं करोगे। तो हीट एक्टिवेट कर रही है, वहां पर मैकेनिज्म को स्टार्ट कर रही है, ठीक है। एक्टिवेटर्स होते हैं कुछ हमारे पास, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है आपकी बॉडी में जो कि किडनी के सेल्स के पास आकर भी काम कर रहा होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कुछ चेंजिंग करवा रहा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसी बायोलॉजी में हम इसका काम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एक्टिवेटर होते हैं हमारे पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। बेटा ये बात आप याद रखिएगा कि जिस भी वर्ड के आखिर में ASE आ जाए ना अगर कहीं पर, तो आप वो समझ लें कि वो एंजाइम लिखा हुआ है। लाइपेज एंजाइम, लिपिड, एज एंजाइम यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अमाइलेज एंजाइम, अमाइलोज को डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला। तो आपके पास कुछ एक्टिवेटर होते हैं जो कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी होगी ही नहीं, ठीक है, स्टॉप होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जिंक होते हैं, ठीक है। यानी कि जिंक ऐसा एलिमेंट है जो अगर आ गया तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। अगर जिंक की कमी भी आपकी बॉडी में तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से होने वाले तमाम रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, वो होंगे ही नहीं क्योंकि जिंक की कमी है, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं अगर आपको बताऊं तो आपके पास फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, ठीक है। दोबारा देखें आ गया ना फॉस्फेटेज, ASE आ गया। तो फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है वो बिना मैग्नीशियम के एक्टिव ही नहीं होता। आपकी जो अंदर ग्लाइकोलिसिस की एक साइकिल चल रही है, जब हम ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज को तोड़ने को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि तोड़ना है ना, जाहिर है जब हमने खाना खाया है वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट हुआ, अब ग्लूकोज को भी तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करनी है लाजमी। तो प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज,
अब इस एंजाइम इसको करवाने के लिए भी फॉस्फेटेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रहे हो जिसमें मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम हो रहा है, ठीक है, आप वो चीज़ मैग्नीशियम को इनटेक ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा, एक वक्त आएगा कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस इफेक्ट होगी, क्योंकि फॉस्फेटेज एंजाइम काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम की सोर्स क्या है, आपके पास जो मैग्नीशियम की अच्छी एक सोर्स होती है वो है आपके पास पाइनएप्पल, ठीक है। और अगर आपको पोटेशियम ज़्यादा इनटेक करना है तो ये आउट ऑफ टॉपिक बात है कि पोटेशियम अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसके लिए बनाना खा लो, और मैग्नीशियम के लिए आप पाइनएप्पल खा लो। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर जिस तरीके से एक्टिवेटर के होने ना होने से इनिशिएट नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे, इसी तरीके से इनहिबिटर के होने से काम रुक जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी के अंदर कोई काम बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको रोक दिया जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इनहिबिटर यूज़ करते हैं। अब इनहिबिटर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक आपके पास कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक आपके पास कहलाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब इन इनहिबिटर में हमने फर्क पढ़ना है कि ये दोनों इनहिबिटर मतलब इन दोनों में फर्क क्या है। बेटा समझ लो ये है आपके पास एक एंजाइम, ठीक है, यहां आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा, ये आपके पास आ गया सबस्ट्रेट, ये आएगा यहां अटैच होगा, अटैच होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अपने प्रोडक्ट में, और एंजाइम एज इट इज ऐसा ही जाएगा। और इस साइड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये वाली साइड क्या कहलाएगी, ये वाली साइड हमारे पास कहलाती है एक्टिव साइड, क्योंकि सबस्ट्रेट यहां पर आकर अटैच हो रहा है और काम करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इनहिबिटर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को मैं CI से जाहिर करता हूं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बेटा, पहले ही एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और ये हटेंगे ही नहीं, ये वहीं लगे रहेंगे, फिर सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी आने की, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सही है, समझ आई बात। क्या होता है बेटा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर एक्टिव साइट पर अटैच हो गए, एक्टिव साइट पर अटैच होने के बाद सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी एक्टिव साइट पर अटैच होने की, और इस तरीके से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी, ये इस तरीके से काम करने का तरीका होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं बेटा वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उससे पहले मैं आपको एक बात, एक और लफ्ज बता देता हूं, एक और जुमला कॉम्पिटिटिव के बारे में, कि बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं ये होते हैं टेम्परेरी, ठीक है, मतलब कि कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं ये, लेकिन परमानेंटली केमिकल रिएक्शन को रोक नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको जो है थोड़ी देर के लिए इसी काम को रोकना है तो आप कॉम्पिटिटिव दे दो, अगर आप चाहते हो आपको परमानेंट रोकना है तो आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दोगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्या होता है बेटा, एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाते हैं और इस रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। दूसरी बात कि ये क्या होता है, टेम्परेरी रिएक्शन को स्टॉप कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव पर। ये आपके पास आ गया बेटा एक एंजाइम, ये आ गया इसका सबस्ट्रेट, ये आ गया आपके पास सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या है बेटा, एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं बल्कि अदर देन एक्टिव साइट पर आकर अटैच होते हैं, ये समझ लें। एक साइड होती है एक्टिव साइट और एक साइड होती है बेटा जिसे हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइड होती है और एक क्या कहलाती है, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट मतलब अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से हटकर। एलोस्टेरिक साइट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव क्या करता है बेटा, आया और एलोस्टेरिक, ये एक्टिव साइड है, इससे हटकर जो साइड होगी वो कौन सी होगी, एलोस्टेरिक साइड। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइड पर आकर अटैच हो जाएगा। वहां अटैच होने से क्या होगा बेटा कि एक्टिव साइड जो होगी
उसकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी, यानी कि एक्टिव साइट पहले किस हिसाब से था, इस सबस्ट्रेट के हिसाब से था, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब उसकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाए। फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट फ्री है, लेकिन उसने अपनी शक्ल क्या कर दी है, तब्दील कर दी है, तो सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच ही नहीं होगा, होने की कोशिश करेगा तब भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रक्चर क्या हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट। क्यों हो गया है? क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच हो गया है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट ने अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। अब क्या होगा बेटा कि ये आ तो जाएगा लेकिन अटैच नहीं हो पाएगा। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग, वो नहीं हो पाएगी, तो आपका जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। दोनों का मैकेनिज्म अलग है। कॉम्पिटिटिव क्या करता है बेटा, एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक साइट पर आकर अटैच हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव टेम्परेरी होता है लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव परमानेंट होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव अगर आपने किसी को इनहिबिटर दे दिया ना, तो वो हमेशा के लिए उस एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगा। अगर आपकी बॉडी चाहती है कि वो रिएक्शन दोबारा करे, तो वो दोबारा आपकी बॉडी के अंदर दोबारा नए एंजाइम जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि ये टेम्परेरी क्यों है, ये परमानेंट क्यों है। तो बेटा इसका जवाब ये है कि ये देखो ये कहाँ अटैच हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर, ठीक है। एक्टिव साइट पर आकर क्या लग रहे हैं बेटा हमारे पास, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आकर जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ लोड बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पर लोड आएगा। लोड आएगा तो इसीलिए वो अपनी जगह छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और दोबारा सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा। तो बेटा ये फर्क होता है, कॉम्पिटिटिव टेम्परेरी क्यों है, इसीलिए क्योंकि वहां पर एक्टिव साइट का पर सबस्ट्रेट का लोड आ रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि इसको हटा दो, तो आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लो, लोड आएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अपनी जगह आराम से छोड़कर चला जाएगा, एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी और सबस्ट्रेट लग जाएंगे, ठीक है। और नॉन कॉम्पिटिटिव परमानेंट क्यों होता है बेटा, इसीलिए क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट पर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सारा वो कहाँ लग रहा होता है, एलोस्टेरिक साइट पर। और सबस्ट्रेट कभी भी एलोस्टेरिक साइट पर आकर उसको जो है लोड नहीं दे सकता, तो इसीलिए बेटा ये हमेशा फ्री होता है, तो ये लगा रहेगा यहीं पर, इसको हटाने वाला कोई होगा नहीं, वहीं लगा रहेगा। और इस एंजाइम को अब इसने कर दिया है ज़ाया, ठीक है। अगर आपकी बॉडी चाहती है कि दोबारा ये रिएक्शन हो, तो ये एंजाइम तो ख़त्म हो चुका है, अब वो नए एंजाइम जब तक नहीं बनाएगी तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर है, पहले हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा, एक्टिवेटर, फिर हमने पढ़ा इनहिबिटर। इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव कहाँ अटैच हो रहे हैं बेटा, एलोस्टेरिक साइट पर। कॉम्पिटिटिव टेम्परेरी होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव परमानेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा फैक्टर है वो है सिंपल सा है वाटर। आपको पता है ना बेटा, आप हर केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो एंजाइम को भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन चाहिए। वाटर ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। वाटर कम हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वाटर की कंसंट्रेशन अहम मायने रखती है आपके लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है रेडिएशन का, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है बेटा, आपको पता है कि आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर अगर आप रेडिएशन दोगे तो प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर बिगाड़ देगी अपना स्ट्रक्चर, तो एंजाइम के अमाइनो एसिड इधर उधर हो जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगी उनमें, और वो अपना जो काम है वो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं रेडिएशन दूंगा ना एंजाइम को, तो एक्टिव साइड ही बिगड़ जाएगी। एक्टिव साइड बिगड़ गई तो वहां पर आकर अटैच नहीं होगा, एंजाइम आपका क्या हो गया, ज़ाया हो गया। तो रेडिएशन से भी बचाना है, अल्फा बीटा गैमा टाइप की रेडिएशन से भी आपके एंजाइम को बचा कर रखना है, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो रह चुके थे। उसमें एक था एक्टिवेटर, फिर आए इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या कर रहे थे, एक्टिवेट करवा देते थे, इनिशिएट करवा देते थे। इनहिबिटर क्या कर रहे थे बेटा, रोक रहे थे। इनहिबिटर में एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव कहाँ लग रहे थे, नॉन कॉम्पिटिटिव कहाँ लग रहे थे, कॉम्पिटिटिव टेम्परेरी, नॉन कॉम्पिटिटिव परमानेंट। क्यों हो रहे थे ये रीजन भी आपको बता दिया। उसके बाद हमने पढ़ा वाटर का क्या रोल है,
क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन अहम मायने रखती है और कंसंट्रेशन जो है वाटर पर भी डिपेंड कर रही होती है, तो वाटर का भी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेडिएशन, ठीक है। तो क्योंकि एंजाइम बने हुए प्रोटीन से, रेडिएशन से वैसे ही उनको इफेक्ट होगा, तो एंजाइम के लिए रेडिएशन भी नुकसानदेह। अगर आपने एंजाइम को रेडिएशन दे दी तो वो बिगड़ जाएंगे और अपना केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर एंड करते हैं आज के टॉपिक को। अगर आपका कोई सवाल हो तो बेशक कीजिए, और इंशाअल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।